हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ 4 बजे, वो लर्निंग एंड टीचिंग का जो है गेस क्वेश्चन है। जैसे कि आप जानते हो, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का गेस क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारा हम लोग कर चुके हैं। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का कर चुके हैं। तो अब ये थर्ड पेपर आपका बचा है लर्निंग एंड टीचिंग। तो आज इसका जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको लेकर आई हूँ। एक बात और मैं बता दूँ, लर्निंग एंड टीचिंग के पेपर में जो है क्वेश्चन को गेस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो है 1-2 यूनिट अलग ही रहता है। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट तो यही करूँगी कि जो मैं दे रही हूँ वो तो कीजिए ही, लेकिन इसके अलावा भी आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी तैयारी कीजिए। लर्निंग एंड टीचिंग में फुल्ली ये नहीं बोला जा सकता कि जितना भी मैं दी हूँ यही सिर्फ आएगा, इसके अलावा भी आ सकता है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो आज हम वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो 100% रहता ही है। लर्निंग टीचिंग ज़्यादा मैं बोलूँ तो एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, हर किसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आता है। तो कुछ टॉपिक जो है कॉमन रहते हैं सभी में, तो वो आएगा, और कुछ टॉपिक जो है अलग रहता है। हर एक यूनिवर्सिटी जो है लर्निंग टीचिंग में कुछ अपना एक अलग टॉपिक देती है, तो वो उससे भी क्वेश्चन रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 4 बजे के क्लास को। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है। इसके साथ साथ जो है आप लोगों को सीसीएसई यूनिवर्सिटी, बिहार बीएड एंट्रेंस, बिहार बीएड फर्स्ट ईयर, आगरा यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, इन सब का जो है बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास प्रोवाइड किया जाता है, पेड क्लास। तो अगर आप इन सब में से किसी भी यूनिवर्सिटी का क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, तो वह पहला क्वेश्चन आपका उसी से रहेगा, जाहिर सी बात है। सबसे पहले तो आपको लर्निंग का जो है वो करना है। लर्निंग क्या है, डिफाइन लर्निंग। अलग अलग तरीके से पूछ सकता है कि अधिगम से आप क्या समझते हैं, अधिगम क्या है, अधिगम किसे कहते हैं, इस तरह से ये क्वेश्चन रहेगा। दूसरा रहता है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक। लर्निंग के विभिन्न प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग आता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग जो है कितने तरह के होते हैं वो, और उसके बाद से इसकी विशेषता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लर्निंग एंड टीचिंग में ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन नहीं रहता है, रिपीटेड ही रहता है और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहता है। तो ये क्वेश्चन जो है इसी तरह से पूछा जाएगा, लर्निंग क्या है, किसे कहते हैं, इसकी विशेषता और इसके प्रकार, ये 3 तरह से। चलिए अब इसके अलावा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है अनुवांशिक कारक अधिगम को कैसे प्रभावित करता है। ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और उसी में से एक कारक जो है अनुवांशिक को लिया जाता है, हेरिडिटी को लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि हेरिडिटी जो है, आनुवांशिक जो है, अधिगम को कैसे प्रभावित करती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि लर्निंग के लिए हमें मेंटली मतलब दिमागी तौर पे, बौद्धिक रूप से और शारीरिक यानी फिजिकल तौर पे, दोनों तरफ पे से फिट होना चाहिए, राइट। और शारीरिक तौर पे भी देखें तो बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, ऐसे क्वालिटीज़ होती हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है। अगर पेरेंट्स फिट हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों में भी फिट होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। कोई ऐसी बीमारी अगर पेरेंट्स में नहीं है तो बच्चों में भी आने के चांस कम रहते हैं। कोई पेरेंट्स जो है दिमागी तौर पे बहुत तेज है, उनका शार्प माइंड है, उनकी मेमोरी बहुत शार्प है, वो बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं, या कुछ ऐसा एक यूनिक क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी जो है बच्चों में भी आने के चांस रहते हैं। तो जब वो क्वालिटी बच्चे में आता है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे को जो है उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर दिखेगा ही, और उसकी वजह से बच्चे का लर्निंग अच्छा होगा। इसके जस्ट अपोजिट ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स में अधिगम को लेकर के कुछ प्रॉब्लम हो, लर्निंग को लेकर प्रॉब्लम हो, स्लो लर्नर हो, जल्दी नहीं सीख पाते हो, या फिर किसी तरह की
लर्निंग डिसेबिलिटी हो, अधिगम का जो प्रॉब्लम होता है वो हो, डिसलेक्सिया हो, डिसग्राफिया हो, किसी भी तरह का ये जो डिजीज़ होता है लर्निंग से रिलेटेड, ये अगर है तो चांसेस भी रहता है कि वो बच्चे में भी आएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि आनुवांशिक जो है, हेरिडिटी जो है, अधिगम को बहुत तरीके से प्रभावित करता है। वो क्योंकि वो पेरेंट्स से ही जो है शारीरिक गुण मिलते हैं, बौद्धिक गुण मिलते हैं, तो इन सब में अगर कमी है तो भी और अच्छा है तो भी अधिगम को प्रभावित किया जा सकता है। तो इसी को थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। एक्सप्लेनेशन ट्राई कीजिएगा पॉइंट में ही देने के लिए। हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ इज फॉरगेटिंग, भूलना क्या है। अभी आप सोचोगे ये कैसे क्वेश्चन आ सकता है, छात्र कैसे भूलते हैं और भूलने को प्रभावित करने वाले कारक की व्याख्या करें। इसमें 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हाउ इज फॉरगेटिंग, आपको ये थोड़ा सा पता भी हो कि जब आप कुछ लर्न करते हो और वो फिर उसके बाद कुछ देर के बाद उसको भूल जाते हो, वो आपके दिमाग में नहीं रहता है, तो यही आपको लिखना है कि ये भूलना क्या है, कैसे, क्यों जो है मानसिक तौर पे वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से हट जाती हैं। तो ये है। दूसरा है कि कैसे भूलते हैं और भूलने को प्रभावित करने वाले कारक। ऑफकोर्स फैक्टर्स में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला फैक्टर तो यही आता है कि यहाँ पर भी वही आएगा, हेरिडिटी फैक्टर हो सकता है कि ये प्रॉब्लम जो है ये एक तरह की समस्या है और ये समस्या हो सकता है कि पेरेंट्स में हो और पेरेंट्स के थ्रू ही जो है बच्चों में आई हो। तो पहला अगर इसका कारक देखें तो हेरिडिटी हो सकता है। दूसरा कारक अगर लिखना है तो वो हो सकता है इन्वायरमेंट, पर्यावरण। बच्चे जो है ऐसे पर्यावरण में उनको जो है वो रह रहे हों जो पर्यावरण जो है पढ़ाई के मामले में, लर्निंग के मामले में अप्रोप्रिएट नहीं है। आए दिन वहाँ झगड़ा, लड़ाई, कुछ ना कुछ होते रहता है, जिसकी वजह से बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं और फोकस नहीं करने की वजह से वो भूल जाते हैं। तो ये दूसरा कारण। तीसरा कारण फॉरगेटिंग का जो भूलने का हो सकता है उनके पारिवारिक स्थिति हो सकता है फैमिली में उनका कुछ प्रॉब्लम हो, फैमिली का सामाजिक स्थिति हो सकती है, आर्थिक स्थिति हो सकती है, डाइट हो सकता है, संतुलित आहार नहीं मिलने की वजह से, भोजन नहीं मिलने की वजह से ये सारी डिसेबिलिटीज़ उनके अंदर डेवलप हो रही हो। तो ये बहुत सारे कारण हैं भूलने को और वो आपको पॉइंट में करके एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण को। अब देखिए यहाँ तक हमने देखा लर्निंग, ये दो जो नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, तो लर्निंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमने देखा। अब हम देखेंगे टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। शिक्षण को परिभाषित करें, उत्तर क्रियात्मक अवस्था का वर्णन करें उदाहरण सहित और शिक्षण एक योजनाबद्ध क्रियाकलाप है, व्याख्या करें। इसमें 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो टीचिंग को क्या है, टीचिंग को आपकी परिभाषा लिखनी है। और दूसरा है कि टाइप्स ऑफ टीचिंग में से टीचिंग का एक प्रोसेस होता है, 3 भागों में टीचिंग को बांटा जाता है शिक्षण को, तो उनमें से जो है उत्तर क्रियात्मक अवस्था क्या है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये पूर्व क्रियात्मक अवस्था होता है, उत्तर क्रियात्मक अवस्था होता है, एक उत्तर क्रियात्मक अवस्था होता है, तो इन तीनों के बारे में। तो उत्तर क्रियात्मक अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें जो है आप टीचिंग करने के बाद इवैल्यूएशन का काम करते हो, यानी कि मूल्यांकन का। आपने बच्चों को पढ़ा लिया है, ठीक है, आपने बच्चों को पढ़ा लिया, समझा लिया। अब आपका काम क्या बनता है, अब आपका काम बनता है कि आपने जो पढ़ाया है वो बच्चे ने किस तरह से सीखा, कितना सीखा, कैसे समझा, किसने नहीं सीखा, नहीं सीखने का कारण क्या है, ये इवैल्यूएशन के पार्ट में आता है, मूल्यांकन के पार्ट में। तो ये मूल्यांकन का काम जो है वो उत्तर क्रियात्मक अवस्था में होता है। टीचिंग यानी शिक्षण की 3 जो है अवस्था होती है। पहला अवस्था जो होता है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्टिव फेज, मतलब कि पढ़ाने से पहले का फेज, जिसमें हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, टीचिंग मेथड चुनते हैं, टीचिंग एड्स चुनते हैं, ये सारी चीज़ें जिसमें प्लानिंग का काम होता है। दूसरा जो होता है आपका एक्टिव फेज होता है, जिसको हिंदी में क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो क्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि आपको कक्षा में यानी क्लासरूम में या अपने क्लास में जाके पढ़ाना होता है, जो आपने प्लानिंग किया है उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना रहता है, एग्जीक्यूट करना रहता है।
और तीसरा पार्ट जो होता है उत्तर क्रियात्मक अवस्था होता है। उत्तर क्रियात्मक अवस्था में आपने जो पढ़ाया है वो बच्चे को कितना समझ में आया, कैसे समझ में आया, कितना नहीं आया, वो सारी चीज़ें, यानी कि इवैल्यूएशन का काम, मूल्यांकन का काम जो है उत्तर क्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, तो इसी को जो है आपको लिखना है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिखा है, शिक्षण एक योजनाबद्ध क्रियाकलाप है, इसकी व्याख्या करें। तो देखिए, जब ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग में ये तीनों ही आ जाता है तो आप समझ रहे हो कि अब आपके को जो है ज़्यादा लंबा ये थर्ड पार्ट नहीं लिखना है। तो इसमें आप बता सकते हो कि किस तरह से हम लोग जो हमारा प्री एक्टिव फेज रहता है उसमें हम प्लानिंग करके जाते हैं। अगर हम प्लानिंग करके नहीं जाएं तो क्या होगा, और प्लानिंग करके जाते हैं, एक योजना बना करके जाते हैं, तो टीचिंग और लर्निंग कितना सक्सेसफुल होता है। बस यही तीनों चीज़ों को जो है इसमें एक्सप्लेन कर देना है। तो इससे आपको लास्ट में आप निष्कर्ष में लिख सकते हो कि इस तरह हम कह सकते हैं कि शिक्षण जो है एक योजनाबद्ध क्रिया है। अगर हम ये योजनाबद्ध तौर पे नहीं करते हैं तो शिक्षण तो फेल होता ही है, साथ ही साथ लर्निंग भी फेल हो जाता है। तो इस तरह से ये चौथा नंबर। पांचवें नंबर क्वेश्चन को देखिए, वही है टीचिंग से रिलेटेड, प्री एक्टिव फेज के बारे में इसमें पूछ रहा है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था क्या है? टीचिंग के ये तीनों अवस्थाओं को अलग अलग कीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। पहले तो आपका आएगा टीचिंग क्या है, टीचिंग की विशेषता लिखिए इस तरह से, और उसके बाद से क्वेश्चन ये रहता है कि टीचिंग के जो फेज है, टीचिंग की जो अवस्था है वो कितने प्रकार की होती हैं, और कभी कभी तीनों प्रकार को अलग अलग जगह पे पूछ लेता है अलग करके। तो इसको आपको डिटेल में करना है। जैसे यहाँ पर है, शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था यानी प्री एक्टिव फेज टीचिंग क्या है, और सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन दिया है शिक्षण के पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक की भूमिका की विवेचना करें। जो प्री एक्टिव फेज होता है उसमें टीचर की क्या भूमिका है? ऑफ कोर्स टीचर का रोल है ना, वो प्लानिंग कौन करेगा, बाहर के लोग आके थोड़ी करेंगे। आप जो टॉपिक पढ़ाने वाले हो उस टॉपिक के बारे में प्लानिंग तो आप ही करोगे कि मुझे ये किस तरह से पढ़ाना है, इसमें क्या टीचिंग ऐड यूज़ करना है, कैसे मैं पढ़ाऊँ तो बच्चों को समझ में आएगा, बच्चे का इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज है या नहीं, कौन से टीचिंग मेथड यूज़ करूं, कौन सा टीचिंग टूल यूज़ करूं, वीडियो यूज़ करूं या ऑडियो यूज़ करूं, तो ये सबका प्लानिंग कौन करेगा? टीचर ही करेगा। तो ऑफकोर्स इसका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये 5th नंबर हो गया। 6th नंबर आपका क्वेश्चन है, शिक्षण की अवस्था में शिक्षक की उत्तर क्रियात्मक कार्यों का वर्णन करें। जो टीचर का रोल होता है टीचिंग के फेजेस में वो आपको बताना है। अभी उत्तर क्रियात्मक यानी कि इवैल्यूएशन पार्ट में टीचर का क्या रोल होता है वो लिखना है। तो अभी हमने जो उत्तर क्रियात्मक अवस्था को देखा कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप भी समझ सकते हो इवैल्यूएशन के लिए, मूल्यांकन के लिए टीचर को अपने बच्चों को जानना जरूरी है, और जो उन्होंने पढ़ाया है तो उसके लिए वो इवैल्यूएशन की भी तैयारी करेंगे ताकि उनको ये भी पता चल जाए कि उन्होंने जो पढ़ाया, जो उनका टीचिंग रहा वो कितना सक्सेसफुल रहा और बच्चों को वो कितना समझ में आया, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया, ताकि दोबारा जो है टीचर वो गलती ना करे और उसमें इम्प्रूव करके बच्चों को और अच्छे से सिखा सके। तो ये चीज़ें हुई। 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देख सकते हैं तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक हमेशा यही लिखिएगा, हेरिडिटी। सबसे पहले यही आपको लिखना है, हेरिडिटी, आनुवांशिकता। लर्निंग को प्रभावित करने वाला पहला कारक आनुवांशिकता है। बच्चे को जो है पेरेंट्स के थ्रू जो भी चीज़ें मिलती है उसका असर जो है उसके लर्निंग पे दिखता है। दूसरा जो इसका कारक होता है वो होता है इन्वायरमेंट, पर्यावरण। अगर बच्चे को लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, मार काट धार लड़ाई झगड़ा ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है, तो जाहिर सी बात है उस बच्चे का लर्निंग सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसके जस्ट अपोजिट देखें कि बच्चे को एक ऐसा इन्वायरमेंट मिला है जहाँ पे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और उससे वो इंस्पायर होता है, फिर उसको पता चलता है कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना है, तो वो एक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जिसकी वजह से उसको और मोटिवेशन मिलता है आगे पढ़ने के लिए। तो ये दो कारक तो एकदम फिक्स रखिए, आनुवांशिकता और
आनुवांशिक और आपका जो है पर्यावरण। इसके अलावा जो कारक होते हैं वो हो जाता है अधिगम को प्रभावित करने के लिए जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, अधिगम करता, उसका शारीरिक समस्या हो सकती है, उसको मानसिक समस्या हो सकती है, या फिर जो टीचर है पढ़ाने वाला उसको ये सारे कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, या जो लर्निंग इन्वायरमेंट है, जो सिखाने वाला इन्वायरमेंट है वो सही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो अधिगम पर्यावरण सही नहीं होने की वजह से, या फिर जो है सही तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से, तो बहुत सारे कारक हैं जो कि अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं। वही आपको लिखना है। कम से कम मैं बताऊं 10 से 15 पॉइंट मैंने ये क्लास में करवाया है 4 बजे के, शायद मैं 15 से ज़्यादा ही पॉइंट करवाई हूँ, तो आप लोग 10 से 15 पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा और जैसे ये क्वेश्चन आए 100% इस क्वेश्चन पे आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। पॉइंट लिख लिख करके और उसको डील करते जाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता जो आपको शिक्षण के बारे में है। जो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है वही शिक्षण को भी प्रभावित करने वाला कारक है, लेकिन इसमें आनुवांशिकता नहीं आएगा, पर्यावरण जरूर आएगा। अगर वैसा इन्वायरमेंट नहीं है पढ़ाने का तो टीचर डेफिनेटली जो है अपना 100% दे करके भी नहीं पढ़ा पाएगा। दूसरा जो प्रॉब्लम होगा टीचर से रिलेटेड होगा। टीचर का हो सकता है पर्सनल प्रॉब्लम हो बहुत सारे, जैसे कि उसके फैमिली में पारिवारिक प्रॉब्लम हो, सामाजिक प्रॉब्लम हो, आर्थिक प्रॉब्लम हो, या उसके शारीरिक प्रॉब्लम हो, वो उसका तबीयत खराब हो, या मानसिक तौर पे वो जो है सही ना हो, तो ये सारे प्रॉब्लम टीचर से रिलेटेड हो गए। दूसरा प्रॉब्लम पर्यावरण से रिलेटेड हो जाता है, इन्वायरमेंट से हो सकता है कि इन्वायरमेंट सही नहीं है, जो जो फैसिलिटीज़ देनी है वो नहीं है। और तीसरा प्रॉब्लम हो जाता है जो है आपका लर्नर से रिलेटेड, कि जो सीखने वाला बच्चा है उसका शारीरिक जो फिजिकली वो फिट नहीं है या मेंटली फिट नहीं है, ये सब चीज़। तो इन दोनों के जो रीजंस हैं आपस में, कारक जो है फैक्टर्स है आपस में मिलते जुलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आपको करना है वो है आपका थ्योरीज, जो लर्निंग थ्योरीज है। लर्निंग थ्योरीज में कौन कौन सी थ्योरी करनी है आपको? 4 ही थ्योरी के लिए मैं बोलूँगी। 4 में से 2 थ्योरी आता है, 4 में से 2 थ्योरी आता है। पहला है थॉर्नडाइक का, दूसरा है पावलर का, तीसरा स्किनर एंड गेस्टाल्ट। ये चारों में थ्योरी करके जाइएगा, 2 थ्योरी आपको बिल्कुल मिल जाना है। इसके अलावा ये 9 क्वेश्चंस के अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि हर किसी के सिलेबस में लर्निंग एंड टीचिंग में 1 से 2 यूनिट अलग से दिया हुआ रहता है, उनका अपना पर्सनली यूनिवर्सिटी का रहता है, तो वो दोनों यूनिट भी देखिएगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन 2 यूनिट से भी आएगा। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये 3 यूनिट का है, ये 3 यूनिट सब में फिक्स रहता है, सब में रहता है। लेकिन इसके अलावा लर्निंग एंड टीचिंग में 2 यूनिट जो है यूनिवर्सिटी अपने तरीके से देती है, और वो क्वेश्चंस उस यूनिट से भी रहता है। 2 से 3 क्वेश्चन उस यूनिट से रहेगा, तो वो दोनों यूनिट आप जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास में हमने लर्निंग एंड टीचिंग के क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन को देखा। इतना अगर आप कर लेते हैं और मान लीजिए कि आपके सिलेबस में जो दिया है आप नहीं भी करते हैं, तो भी आपको मार्क्स जो है 60% से ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से दूसरे सब्जेक्ट के साथ, दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।